Hello dear students, we were discussing chapter surface chemistry and today's topic is colloids। बेटा पहली बात colloid क्या होते हैं। colloid कोई अलग से सब्सटेंस नहीं है। एक सॉल्यूशन को हम colloid में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको सस्पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहली बात colloid को हम कैसे समझेंगे कि कोई अलग से सब्सटेंस नहीं है। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की एक स्टेट है जिसके अंदर 10 एंगस्ट्रोम से 1000 एंगस्ट्रोम के बीच के साइज के पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होके एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर बना ले तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोलोइड। और ये जो 10 एंगस्ट्रोम से 1000 एंगस्ट्रोम के पार्टिकल्स जो इसके दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हुए हैं बेटा, तो जिसके पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्स्ड फेज। कुछ पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, जिसके पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्स्ड फेज। और जिस मीडियम के अंदर हुए, जिस सब्सटेंस के अंदर हुए उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। तो मीडियम यूज्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। जिस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर बेटा सोल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, सेम उसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज डिजोल्व होगा किसके अंदर बेटा, डिस्पर्जन मीडियम में, कोलोइड्स के अंदर। ओके बेटा, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी बेटा पढ़ लिया होगा। सबसे पहली बात बेटा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है और कोलोइड heterogeneous mixture and suspension is also a heterogeneous mixture। और दूसरी बात बेटा देखो, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज 10 एंगस्ट्रोम से कम होगा और कोलोइड के पार्टिकल्स का साइज बेटा 10 एंगस्ट्रोम से 1000 एंगस्ट्रोम के बीच में। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा बेटा, 1000 एंगस्ट्रोम से 10000 एंगस्ट्रोम्स के बीच में होगा। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही बने रहेंगे। और इसी तरीके से बेटा कोलोइड के पार्टिकल्स भी ग्रेविटी के अंदर सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हमने कर दिया तो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब देखो, जिस सॉल्यूशन में जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। और सेम केस कोलोइड में, यहां पर भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो साथ रहेंगे, ग्रेविटी से सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन अगर मैंने कर दिया तो सेपरेट हो जाएंगे। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है बेटा वो अपने आप थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएंगे, ग्रेविटी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉल्यूशन मतलब किसके पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स। सोल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। और कोलोइड के पार्टिकल्स जो हैं वो भी रफ फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे बेटा। रफ फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो कोलोइड के जो पार्टिकल्स है वो उसके अंदर से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दिया बेटा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, जिसके पोर्स बहुत छोटे हों, तो उसके अंदर से कोलोइड के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है बेटा वो पास ही नहीं होंगे किसी भी तरीके के फिल्टर पेपर से, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज क्या था बेटा, सबसे बड़ा था। लास्ट पॉइंट है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो किसी भी माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, चाहे कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्यों ना हो। लेकिन जो कोलोइड के पार्टिकल्स है बेटा, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो बहुत बारीकी से देखता है उससे हम लोग कोलोइड के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, हमारी आंखों से। ओके बेटा देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम से मिलके क्या बनता है, कोलोइड बनता है। यहाँ पे बेटा जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सेम
डिस्पर्जन मीडियम कैन सॉलिड, इट कैन लिक्विड और इट कैन बी गैस। अब देखो बेटा, कभी अगर सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स हो जाए या फिर लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में डिस्पर्स हो जाए, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स बना सकते हैं। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन है, जब भी मैं गैस और गैस की बात करूंगा, गैस इन गैस इज ऑलवेज सॉल्यूशन, इज ऑलवेज सॉल्यूशन। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि कोलोइड जो होता है ना बेटा, वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है बेटा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन गैस इन गैस का जो मिक्सचर है बेटा, वो हमेशा होमोजीनियस ही होगा, कभी हिट्रोजीनियस हो ही नहीं सकता है। तो बेटा ये जो मिक्सचर बन गया, ये कैसा बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन ही होता है। तो पहली बात तो ये है कि गैस इन गैस का जो मिक्सचर होगा वो हमेशा सॉल्यूशन होगा। और बाकी जितने भी केस बनेंगे, पहली बात हम सॉलिड को लेंगे सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, तीन टाइप के बन गए। लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, तीन टाइप के बन गए। फिर गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, दो टाइप के बन गए। लेकिन जो गैस इन गैस, वो क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। ओके बेटा, अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, कोलोइड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो बेटा सबसे पहली क्लासिफिकेशन है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शंस के हिसाब से। तो बेटा ये दो टाइप के कोलोइड्स होते हैं। पहला ही लायोफिलिक कोलोइड। बेटा फिलिक से आप क्या समझते हो? मीन्स लविंग या फिर अट्रैक्टिव। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, लायोफिलिक कोलोइड के अंदर क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों के बीच में काफी अच्छे अट्रैक्शंस होते हैं। आर फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद ईच अदर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद ईच अदर। और बेटा सेकंड टाइप जो होता है वो क्या होता है? लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलोइड्स। बेटा लायोफोबिक कोलोइड क्या होता है? देखो बेटा, फोबिक मीन्स फोबिया, फोबिया मीन्स अट्रैक्शन से अपोजिट। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं बेटा। तो मैं लिख सकता हूं इसके अंदर क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड डिस्पर्जन मीडियम रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। अब एक और बात देखो बेटा, अगर मैंने किसी तरीके से लायोफिलिक कोलोइड के डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया बेटा, और सेपरेट करने के बाद मैंने उनको सिंपली वापस ऐड कर दिया, मिला दिया, तो दोबारा से मेरे पास क्या बन जाएगा? लायोफिलिक कोलोइड। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहे थे बेटा। मतलब अगर इनको अलग अलग किया और दोबारा सिंपली मिला दिया तो लायोफिलिक कोलोइड बन जाएगा। तो इसीलिए इस कोलोइड को क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल कोलोइड, रिवर्सिबल कोलोइड। लेकिन अगर मैंने लायोफोबिक कोलोइड के डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को अलग अलग कर दिया बेटा, तो अलग अलग करने के बाद इनको जब भी वापस मिलाऊंगा तो ये क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब इनको मैं सिंपली एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस कोलोइड को क्या बोलते हैं बेटा? इरिवर्सिबल कोलोइड। क्योंकि इसके अगर मैंने डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को अगर मैंने सेपरेट कर दिया तो उनको सिंपली ऐड करने पे मेरे पास लायोफोबिक कोलोइड नहीं बनेगा। चलो ठीक है, अगर मैं लायोफिलिक के कुछ एग्जांपल्स देखूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टार्च को पानी में मिला दिया या फिर प्रोटीन को वाटर में ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बनेंगे बेटा? लायोफिलिक कोलोइड्स बनेंगे।
बेटा नेक्स्ट इज देखो लायोफोबिक कोलॉइड के जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच में अच्छे बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी मैं इस कोलॉइड को बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बीच में स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा, स्टेबलाइजिंग एजेंट मुझे बीच में ऐड करना पड़ेगा, जो डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज। अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड नहीं किया तो डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं। और अगर मैं लायोफोबिक कोलॉइड्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो बेटा जैसे गोल्ड सोल हो गया, गोल्ड सोल कोलॉइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइड, तो ये दोनों क्या है बेटा, लायोफोबिक कोलॉइड के एग्जांपल्स हैं। बेटा देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। बेटा इसमें 3 टाइप के कोलॉइड होते हैं। सबसे पहला माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। बेटा इसके नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि जिस कोलॉइड के अंदर पार्टिकल्स का साइज क्या हो बेटा, बहुत छोटा, माइक्रो लेवल पे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मतलब बोल सकता हूं बेटा पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर वेरी स्मॉल। बेटा बहुत छोटा इनका साइज होगा, और वेरी स्मॉल, बेटा इनका साइज इतना छोटा होगा कि काफी सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होके कोलॉइड का जो साइज होता है बेटा, कोलॉइड का साइज क्या होता है, 10 एंगस्ट्रोम से 1000 एंगस्ट्रोम के बीच में। तो एक्चुअली जो माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड जो बनाते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज इससे बहुत कम होता है। तो एक काफी सारे पार्टिकल्स कंबाइन होके और इस साइज के बीच में आएंगे, तब जाके ये कोलॉइड बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म कोलॉइडल साइज। बेटा क्योंकि पार्टिकल्स छोटे साइज के होते हैं तो काफी सारे पार्टिकल्स को कंबाइन होना पड़ेगा कोलॉइड के साइज को आने के लिए। बेटा फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल और सल्फर सोल, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, माइक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। बेटा देखो मैक्रो मीन्स पार्टिकल्स का साइज क्या है बेटा, बड़ा, लार्ज साइज के पार्टिकल्स। तो बेटा एक्चुअली क्या है, ऐसे कोलॉइड जिनके अंदर पार्टिकल्स का साइज अपने आप ही काफी बड़ा है और वो कोलॉइड की रेंज में अपने आप से आ जाता है, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोलॉइड्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो मैं बोल सकता हूं बेटा पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं बेटा मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार्च। देखो स्टार्च हो गया, जैसे प्रोटीन्स हो गए, ये सारे क्या है बेटा, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, काफी बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के। तो इनको जब भी मैंने वाटर में कंबाइन किया तो अपने आप से मेरे पास क्या बनेगा बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड ही बनेंगे। ओके बेटा थर्ड टाइप इज एसोसिएटेड कोलॉइड, दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है एसोसिएटेड कोलॉइड। इसके पीछे क्या थ्योरी है देखो बेटा, ध्यान से समझना। एक्चुअली एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होते हैं बेटा, ये एक तरीके से सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, जो पानी में आयंस में टूट जाए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डाल दिया, मैं सपोज कर लेता हूं, तो बेटा एक टाइम तक तो वो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे वो क्या बना लेंगे बेटा, एक कोलॉइड बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलॉइड। तो मैं इसमें देखो बेटा ध्यान से समझो इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब तो पानी के अंदर आयंस में टूट जाए, इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, जब थोड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास, सॉल्यूशन।
और जब ये इलेक्ट्रोलाइट जिसको मैं ऐड कर रहा हूं इसकी कंसंट्रेशन एक लेवल को, एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होने लगेंगे बेटा, इकट्ठा होने लगेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे और कोलॉइड के जितना साइज बना लेंगे। तो उस टाइम पर वो कोलॉइड बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा व्हेन कंसंट्रेशन reaches a point or a limit, they associate to form colloidal size। कोलॉइड के जितना साइज इनका हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो उस टाइम पर हम उस कोलॉइड को क्या बोलेंगे बेटा, एसोसिएटेड कोलॉइड बोलेंगे। अब देखो बेटा, मैंने बोला कि कंसंट्रेशन एक लिमिट तक पहुंच जाए बेटा, वो जो लिमिट है उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस लिमिट वाली कंसंट्रेशन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, ये जो मैंने लिमिट कंसंट्रेशन लिखवाई है, या फिर बोल सकता हूं कि मिनिमम कंसंट्रेशन कोलॉइड को बनाने के लिए, वही तो लिमिट होगी कि कितनी मिनिमम होनी ही चाहिए, उससे पहले वो सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा। तो वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन है बेटा, मिनिमम कंसंट्रेशन of electrolyte required to form colloid is called, it is called critical, it is an important term, critical micelle concentration, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और बेटा देखो, जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ये मिसेल बनाने के लिए, या फिर बोलेंगे ये कोलॉइड बनाने के लिए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा मिनिमम टेम्परेचर टू फॉर्म colloid is called Kraft temperature। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक नंबर में पूछी जा सकती है। दोबारा बताता हूं बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड को, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो पानी में आयंस में टूट जाए। तो बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर में या फिर किसी भी मीडियम में ऐड किया तो सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन एक अमाउंट को, एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो फिर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने लगेंगे एक दूसरे के साथ और क्या बनाएंगे बेटा, कोलॉइड बना लेंगे। और ये जो मिनिमम कंसंट्रेशन है, लिमिट वाली कंसंट्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और मिनिमम जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस कोलॉइड को बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके बेटा, एसोसिएटेड कोलॉइड का एक एग्जांपल, जैसे बेटा आप लोगों ने सोप के बारे में पढ़ा होगा, सोप सॉल्यूशन के बारे में। बेटा एक्चुअली जो सोप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जो जनरली सोप यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है C17H35COO- Na पॉजिटिव। बेटा एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, एनायन एंड कैटायन। इसको पानी में डालोगे तो बेटा क्या होगा, एक कैटायन और एनायन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, C17H35COO- एक्वा साइंस प्लस Na पॉजिटिव एक्वा साइंस। आप यहाँ पे देखो बेटा C17H35CO- एक एनायन है, इसमें क्या है बेटा, C17H35 मतलब एक लंबी कार्बन की चेन और साथ में एक पोलर ग्रुप, पोलर मतलब कि जिसपे चार्ज हो, ऐसा एक ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। मतलब एक लंबी कार्बन की चेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और साथ में यहां पर क्या है बेटा, एंड में COO-। अब जब इस सोप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी पानी में, वाटर के अंदर, तो बेटा ये किस फॉर्म में आएगा, देखो बेटा किस तरीके से ये एसोसिएट हो जाएगा अपने आप में, कि बाहर की साइड जहां पे जैसे कि मान लो ये मेरे पास बड़ा सा टब है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ऊपर तक, तो बाहर की साइड तो बेटा क्या होगा, देखो बेटा
पोलर ग्रुप होगा इसका सोप सॉल्यूशन का, और अंदर की साइड नॉन पोलर। ये वाला जो पार्ट है बेटा सोप सॉल्यूशन का, ये जो सिंपल कार्बन की चेन है, इट इज नॉन पोलर पार्ट। और ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, ये क्या है, पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट देखो बेटा, वाटर क्या है, वाटर इज ऑल्सो पोलर, H2O इज पोलर सब्सटेंस। तो बेटा देखो, पोलर के साथ पोलर ही बॉन्ड बनाएगा, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। तो मतलब ये नेगेटिव वाला एंड तो वाटर की तरफ रहेगा, और ये जो नॉन पोलर साइड है, ये सारी अंदर की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके से क्या होगा, ये एक मिसेल बना लिया, ये जो बन गया कंपाउंड, इसको मैं, ये कोलोइड के साइज का बन गया है, और इस सब्सटेंस को मैं क्या बोलता हूं, मिसेल। और इसका साइज क्या है बेटा, कोलोइड के साइज के जितना है। अकेले पार्टिकल्स का साइज तो छोटा था, लेकिन काफी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं इलेक्ट्रोलाइट के, और इन्होंने क्या बना लिया है बेटा, एसोसिएटेड कोलोइड बना लिया है। अब साथ में मैं आप लोगों को सोप के वर्क के बारे में समझा देता हूं कि सोप काम कैसे करता है। देखो बेटा, मान लो मेरे पास कोई डर्ट पार्टिकल है जो वाटर के अंदर रिमूव नहीं हो रहा है। देखो बेटा, डर्ट पार्टिकल भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो डर्ट पार्टिकल पोलर हो जाए और एक डर्ट पार्टिकल नॉन पोलर। जो देखो बेटा, डर्ट पार्टिकल दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर या फिर नॉन पोलर। जो पोलर है बेटा, वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाटर भी क्या है बेटा, पोलर है, तो वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा और वाटर के साथ ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन बेटा हमें समस्या किसको रिमूव करने में आती है बेटा, नॉन पोलर डर्ट पार्टिकल को। नॉन पोलर जो डर्ट पार्टिकल है वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वाटर के साथ बाहर रिमूव होके भी नहीं जाएगा जब भी हम कपड़ों को वॉश करते हैं उस टाइम पर। तो देखो बेटा, नॉन पोलर पार्ट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर के साथ ही। तो मान लेता हूं बेटा, नॉन पोलर मेरे पास डर्ट का पार्टिकल था, ये डर्ट पार्टिकल है बीच में, और इसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ बेटा, नॉन पोलर पार्ट के साथ, सोप सॉल्यूशन के नॉन पोलर पार्ट के साथ। और सोप के पोलर पार्ट ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया बेटा, वाटर के साथ। यहां से ऊपर से इसने बॉन्ड बना रखा है H2O के साथ, और दूसरी तरफ से बॉन्ड बना रखा है किसके साथ बेटा, डर्ट पार्टिकल के साथ। तो एक तरीके से डर्ट पार्टिकल किससे कनेक्टेड हो गया बेटा, वाटर से डर्ट पार्टिकल कनेक्टेड हो गया, इनडायरेक्टली कनेक्ट हुआ है। एक्चुअली डर्ट पार्टिकल कनेक्ट हुआ नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप, और सोप का जो पोलर पार्ट है वो वाटर से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से वाटर के साथ नॉन पोलर डर्ट पार्टिकल भी रिमूव हो सकता है। तो बेटा ये सोप सॉल्यूशन का एक्शन था। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है बेटा, जो सोप है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। तो बेटा क्वेश्चन आएगा, व्हाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। तो बेटा देखो, क्यों काम नहीं करता है सोप, सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर बिकॉज, बेटा हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स होते हैं, क्लोराइड की फॉर्म में या फिर सल्फेट की फॉर्म में या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। तो बेटा देखो, उनके साथ जो सोप के मॉलिक्यूल्स है बेटा, वो क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। मान लेता हूं C17 या फिर R से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, कार्बन की चेन को, RCOO माइनस Na पॉजिटिव। ये मेरे पास बेटा सोप था, और हार्ड वाटर के अंदर बेटा कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, या तो मैग्नीशियम +2 के सोल्ट या फिर कैल्शियम +2 के सोल्ट। तो बेटा इसके साथ ये सोप सॉल्यूशन क्या करता है बेटा, इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट RCOO माइनस 2 टाइम्स कैल्शियम +2, और ये जो सोडियम है बेटा ये बाहर निकल जाता है, और ये क्या बन गया बेटा, प्रेसिपिटेट बन गया। तो इस तरीके से जो हमारा सोप था वो पानी से बाहर निकल गया और डिस्ट्रॉय हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर सोप वर्क नहीं करते हैं, कि हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के सोल्ट्स होते हैं, किसकी फॉर्म में, या तो क्लोराइड की फॉर्म में,
हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर सल्फेट की फॉर्म में। इन तीनों एनायंस के साथ इसके मैग्नीशियम या कैल्शियम के सोल्ट होंगे। और ये जो मैग्नीशियम है बेटा, ये क्या करेगा, सोप के मॉलिक्यूल के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो इस तरीके से सोप को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब कई बार क्वेश्चन आएगा कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी वर्क करते हैं। तो बेटा डिटर्जेंट हार्ड वाटर में क्यों वर्क करते हैं? बिकॉज डिटर्जेंट इन सोल्ट्स के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। ये इसके बारे में डिटेल से हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।